हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में वैसे तो कक्षा 6 की इकाई 10 अभ्यास 10A जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें जो कॉन्सेप्ट है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट चूँकि इतना कॉमन है और लोगों को इतना भ्रम रहता है इसमें, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये न केवल क्लास 6 के लिए अपितु कंपटीशन एग्जाम में भी जो लोग जाते हैं उनको भी ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में नहीं आता है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक है क्या। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग एक कॉमन सी गलती ये कर देते हैं कि महत्तम समापवर्तक कह देते हैं और लघुत्तम समापवर्तक भी कह देते हैं, जबकि यहाँ पे देखो क्या है, समापवर्त्य है और यहाँ पे है समापवर्तक। तो हम अभी केवल हम इन्हीं दो शब्दों को ले लेते हैं, समापवर्तक और समापवर्त्य किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए इनकी इंग्लिश और देख लो। इसको समापवर्तक को हम लोग कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड, और इंग्लिश में बोले तो फैक्टर। और समापवर्त्य यानी गुणज, और ये हमारा होता है इंग्लिश में मल्टीपल। ठीक है, तो ये चीज़ जब हम लोगों की स्पष्ट हो गई, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, फैक्टर यानी हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं एक संख्या, यानी कि चलो ले लो 8। तो 8 में किस किस का भाग चला जाएगा ये हमें आप बताएं। संख्या 8 में तो देखो कितने का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का चला जाएगा और 1 का भी चला जाएगा, और जो ये संख्या है स्वयं 8 का भी चला जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक दूसरी संख्या लें 12, तो इसके लिए क्या होगा, ये देखो 2 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, और 3 चौको 12, 3 का भी चला जाएगा, 6 दूनी 12, 6 का भी चला जाएगा, और 1 का भी चला जाएगा, और 12 का भी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो संख्याएं ले ली, 8 और 12। अब तो यहाँ पे 8 के अपवर्तक, ये समापवर्तक है। एक चीज़ और यहाँ पे देखो, ध्यान रखो, ये है समापवर्तक, इसका मतलब सम धन अपवर्तक। तो अपवर्तक की इंग्लिश थी फैक्टर, सम यानी कॉमन। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे अभी आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखो अभी 8 के गुणनखंड क्या हुए, 8 के यानी फैक्टर क्या हुए, 2 4 1 8। 12 के फैक्टर 2 4 3 6 1 12। अब यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर यानी समापवर्तक, तो कॉमन यानी दोनों में जो आए। केवल अपवर्तक की बात हो तो एक संख्या दी जाएगी, उसके गुणनखंड निकाल देंगे। समापवर्तक तो उसके लिए एक से अधिक संख्याएं दी जाएंगी और फिर उन दोनों में जो कॉमन होंगे, यानी जो संख्या दोनों में होगी, जैसे यहाँ पे ये 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, और 1 ये सभी में कॉमन रहती ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा 8 और 12 के समापवर्तक क्या हुए। तो ये हमारे हुए 2 4 1। ठीक है, एक तो ये सभी में रहेगा। अब ये हो गए हमारे समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे हमने ऊपर यहाँ पे क्या लिखा था, महत्तम समापवर्तक, यहाँ पे महत्तम और लिखा हुआ था। तो अब देखो प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा है, महत्तम यानी मैक्सिमम। अब इन जो समापवर्तक आए इसमें महत्तम कौन सा है यानी मैक्सिमम कौन सा है, तो वो हमारा निकल के आया 4। तो यहाँ से सीधा सा हम लोग समझ लेंगे कि 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक कितना निकल के आया, 4। ठीक है, और यही 4 हमारा क्या कहलाएगा, हाईएस्ट। महत्तम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, यही हमारा हो जाता है 4। इसी को हम लोग निकालते हैं गुणनखंड करके। ठीक है, अब बात हम लोग कर लेते हैं समापवर्त। यहाँ पे भी हमने यही दो संख्याएं ली, 8 और 12। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो समापवर्त्य, ये भी दो शब्दों से मिलके बना है, सम धन अपवर्त्य। तो सम की इंग्लिश है कॉमन और अपवर्त्य यानी मल्टीपल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, गुणन होते हैं, यानी इसका हम लोग सीधा सा पहाड़ा पढ़ दें अगर, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इस तरीके से। ठीक है, इधर 12 का अगर पढ़ेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48। इधर और थोड़े बढ़ा लो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48। ठीक है, तो ये अपवर्त्य 8 के हुए, ये अपवर्त्य 12 के हुए। अभी इसकी हम जो ऑफिशियली इसकी परिभाषा है उसको भी बता देंगे। अब यहाँ पे देखो,
ये कॉमन फैक्टर। अब समापवर्त इन दोनों के क्या हुए, यहाँ पे भी देखो अगर अपवर्त पूछा जाए तो यानी केवल 8 का अपवर्त, 12 का अपवर्त। अब यहाँ पे आया समापवर्त यानी सम, कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं अपवर्त। तो ये देखो एक 24 हुआ, एक 48 हुआ, इस तरीके से और भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 व 12 के समापवर्त, और ये हमारे क्या हुए 24 हुए, 48 हुए, और भी इसके आगे निकलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अब क्या लिखा था, लघुत्तम समापवर्त, एक शब्द लिखा था यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम यानी लोएस्ट। तो इसमें इन सब में सबसे छोटा कौन सा होगा, देखो सबसे बड़ा तो इसमें निकालना संभव ही नहीं है, क्योंकि गुणज आगे मल्टीपल बढ़ते जाएंगे तो आगे संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन हाँ इसका छोटा हम निकाल सकते हैं। तो यही हमारा निकल के आएगा 24 छोटा। तो लघुत्तम समापवर्त 8 व 12 का निकल के आया 24, और इसी को हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम हमारा निकल के आ गया 24। तो ये था समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, और इधर था समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक। आई होप कि आप लोग इन दोनों को समझ गए होंगे, दोनों का अंतर भी समझ गए होंगे। अब इन दोनों की परिभाषा देख लीजिए। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो अपवर्तक यानी गुणनखंड फैक्टर कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 6 के अपवर्तक, तो 6 में किसका किसका भाग चला जाएगा, पहले तो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 दूनी 6 और स्वयं 6 की संख्या भी। अब यहाँ पे देखो समापवर्तक दो संख्याएं लेके उन दोनों में जो कॉमन होंगे वो समापवर्तक हो जाएंगे। यहाँ से कुछ बातें निकल के आती हैं कि अपवर्तक सबसे पहले तो जिस संख्या का निकालते हैं उससे छोटे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक और वह स्वयं की संख्या, ये दोनों अपवर्तक सदैव उस संख्या के रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई अपवर्तक यानी गुणनखंड यानी फैक्टर से जुड़ी हुई। अब परिभाषा हम लोग देख लेते हैं अपवर्त यानी गुणज की, और वो है हमारी किसी संख्या के अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जिनमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे अगर हम 6 का ही अपवर्त लें तो 6 का भाग किस में पूरा जाएगा, एक तो 6 में ही जाएगा, उसके बाद 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। बहुत आसान होते हैं ये लिखने, पहाड़े की तरह लिखते आप चले जाओ। वही बात यहाँ पे आएगी समापवर्त यानी दो संख्याएं अगर दी जाएंगी उनमें जो कॉमन होगा वो समापवर्त हो जाएगा, और उसी से एक स्टेप आगे आ जाती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें से जो सबसे छोटा हो वही हमारा एलसीएम कहलाता है। तो ये हो गई हमारी परिभाषा अपवर्तक और अपवर्त की। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज 10A के प्रश्नों को। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। अपवर्तकों से मिलान करना है तो देखो अपवर्तक छोटे होते हैं, 15 का अपवर्तक। अब सबसे आसान तरीका आपको हम बताएं, इधर देख लो जो संख्या 15 इधर किसमें इसमें संख्या आ रही है, 15 खुद में अपवर्तक होगा 3 5 1 यानी ये हो गया इससे। इधर 24 है, अब देखो इसमें 24 कहाँ पे है, 24 है इसमें ये। ठीक है, तो ये 24, 12 दूनी 24, 4 छंग 24, 3 अट्ठे 24, ये इससे हो गया 21। अब देखो इसमें 21 कहाँ पे है, ये है 21। ठीक है, 7 तिया 21, 3 सते 21, 1 का 21 1। ठीक है, अब 32, इधर देखो 32 कहाँ पे, ये है 16 दूनी 32, 8 चौको 32, 4 अट्ठे 32, तो ये हो गया सीधा ऊपर। 36 बचा, 36 किसमें है, इसमें है यहाँ पे, तो ये हो गया 18 दूनी 36, 32 36 और 2 चौको 36, ये इस तरीके से। तो ये हमारे सारे मिलान जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, वो है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। प्रथम 5 गुणज लिखने हैं, तो ये गुणज देखो कैसे लिखे जाएंगे, पहाड़े की तरह हम लोग लिख देते हैं। तो 3 के गुणज क्या होंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। केवल 5 पूछे गए तो 5 लिखे, नहीं तो आगे भी लिख देते। इसी तरीके से 4 के गुणज क्या होंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। 5 पूछे गए लिख दिए। इसी तरीके से 5 के गुणज हमारे क्या होंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंचे 25। आगे भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे केवल 5 पूछे गए। 9 के गुणज क्या होंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पंचे 45, और ये हमारे गुणज हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ भी मिलान करना है, बहुत आसान प्रश्न है। 7 का गुणज, गुणज यानी उसका पहाड़ा हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35 कहाँ पे आया, ये आया, तो ये इसके साथ होगा। ठीक है, इधर है 8 का गुणज यानी 8 की हमें टेबल पढ़नी है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो गया।
इधर 50 का अपवर्तक, यानी 50 में किसका भाग जाएगा, तो 25 20 का जाएगा नहीं, 15 का जाएगा नहीं, 25 हुआ तो 25 दूनी 50। 30 का अपवर्तक, अब 30 में किसका भाग जाएगा, 15 20 का जाएगा नहीं, 15 का जाएगा, 15 दूनी 30। अंत में बचा 20 का अपवर्तक। स्वयं की संख्या खुद में अपवर्तक होती है, यानी 20 का 20 में भी चला जाएगा, 20 एकम 20। तो ये हो गए हमारे मिलान। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, और वो है हमारा 7 के सभी अपवर्तक ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो 7 के अपवर्त्य, और अपवर्त्य आप जानते हैं ये गुणज होते हैं, यानी कि हमें पहाड़ा लिखना होगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 निम 63, 7 दाएँ 70, उसके बाद फिर से 7 जोड़ो 77, 77 में 7 जोड़ो 84, 84 में 7 जोड़ो 91, 91 में 7 जोड़ो 98, 98 में 7 जोड़ेंगे तो 100 से अधिक हो जाएगा। हालांकि अपवर्त्य वो भी होगा, लेकिन चूंकि 100 से कम कह रहा है तो यहीं तक हमें लिखना है। और यही आ गया हमारा प्रश्न नंबर 4 का आंसर। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम 496 के कर लेंगे गुणनखंड। अभी आगे हम आपको बताएंगे। 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग दे 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, पुनः 2 से भाग दे देंगे 31। ठीक है, अब अपवर्तक अगर हमें लिखने हैं तो इधर लिख देंगे 496 के अपवर्तक। देखो सबसे पहले तो 1 होगा, 2 है ही इसमें, 2 होगा, 3 होगा नहीं, 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, 4 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 32 है नहीं, 31 होगा। ठीक है, अब 31 का 2 में भाग दे दो 62 होगा। ठीक है, 31 का 62 में 2 का भाग दे दो तो 124 होगा। 124 में 2 का भाग देंगे 248 होगा, और 248 में 2 का भाग दे देंगे 496 होगा। ये हो गए हमारे इसके अपवर्तक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ के देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे। 1 2 4 8 16 31 62 124 248 और 496। 2 1 3 4 3 7 7 8 15 15 और 6 21 1 22 22 2 24 24 4 28 28 और 8 30 6 36 और 6 42। हासिल लगा 4 4 और 1 5 5 3 8 8 6 14 14 2 16 16 4 20 20 और 9 29। हासिल लगा 2 4 2 6 1 7 7 2 9। तो ये आ गया हमारा 992। अब यहाँ पे देखो जो संख्या हमारी थी, संख्या कितनी थी, 496। चूँकि सभी अपवर्तकों का योग 992, और ये 992 कितना होगा, 496 गुणे 2 है। ठीक है, 496 का 2, यानी जो संख्या दी गई उसका 2 गुना। 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 19, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि जो संख्या दी जाए उसका 2 गुना अपवर्तकों का योग हो जाए, इसका मतलब ये है कि जो ये एक संपूर्ण संख्या है। योग इतना है जो कि दी गई संख्या 496 का 2 गुना है, अतः 496 एक संपूर्ण संख्या है। ठीक है, और यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, और वो है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे रिक्त स्थान हमें भरने हैं। तो सबसे पहला है प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। ठीक है, ये यहाँ पे भरा जाएगा, स्वयं की अपवर्तक होती है। जैसे 12 का अपवर्तक स्वयं 12 भी होगा। अब देखो प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक, पूर्ण मतलब कोई भी संख्या है, जैसे 16 है, 16 का पूर्ण विभाजक, विभाजक यानी भाग करने वाला, 4 का भाग पूरा चला जाएगा, 8 का भाग पूरा चला जाएगा, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा अपवर्तक
प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है। अब देखो, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पे देखो, अपवर्तक या तो छोटा होगा या उससे बराबर होगा। ठीक है, आगे प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक अपवर्त्य होती है। प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक अपवर्त्य होती है। अब जैसे 16 का अपवर्तक 4 हुआ तो 4 का अपवर्त्य क्या हुआ? 16 हुआ। 4 चौको 16 है ना। 16 का अपवर्तक 4 हुआ तो 4 का अपवर्त्य 16। अब देखो 78 के अपवर्तक, 78 का यहाँ पे देखो 78 के हमें गुणनखंड करने हैं। 2 से 2 × 6, 2 × 18, 3 से 13 × 39। अब देखो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 13 दूनी 26 होगा, 13 × 39 होगा, 13 यहाँ पे नहीं लिखा 13, और स्वयं में वो संख्या जो है 78 वो भी होगा। तो ये हमारे हो गए 78 के अपवर्त्य। और तो यही आ गया हमारा आंसर, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 10A कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट अपवर्तक और अपवर्त्य का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और बाकी वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाके संबंधित क्लास के वीडियोज देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।